आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान एक संभावित नए परमाणु समझौते को लेकर शनिवार को सीधी बातचीत करेंगे। ट्रंप की इस घोषणा के कुछ घंटों बाद ही ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ओमान में होने वाली बातचीत अप्रत्यक्ष होगी। बता दें कि ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता है तो उस पर बमबारी की जाएगी और अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे। वहीं इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि वे हमारे साथ पूरा करने की धमकी देते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ करेंगे। हम नहीं समझते हैं कि बाहर से कोई हमारे साथ कुछ गलत करेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें भी गंभीर झटका लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए कहा कि अमेरिका दवाइयों पर टैरिफ लगाने वाला है। उन्होंने कहा कि हम एक जरूरी कदम उठाने जा रहे हैं। जब हम दवाइयों पर टैरिफ लगाएंगे तो विदेशी कंपनियां अमेरिका में दवा बनाने के लिए वापस लौटेंगी, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। ट्रंप ने दावा किया कि इससे दवा कंपनियों पर दबाव पड़ेगा, जिससे वो कंपनियां चीन जैसे देशों से अपना कारोबार हटाकर अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएंगी ताकि वे अमेरिका में दवाइयां बेच सकें। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते टैरिफ की घोषणा के दौरान ट्रंप ने दवाइयों पर कुछ छूट दी थी, लेकिन ट्रंप पहले से कहते आ रहे हैं कि वो दवाइयों पर अलग से टैरिफ लगाएंगे। साथ ही बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक दवाइयां चीन, भारत और यूरोप में बनती हैं। इस बीच कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर टैरिफ लगा दिया जाता है तो आम लोगों के लिए दवाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं और इस फैसले का भारत के जेनेरिक फार्मा उद्योग पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। अब चीन पर कुल टैरिफ 104% हो गया है, यानी अमेरिका पहुंचने वाले चीनी सामान पर अब 104% आयात शुल्क लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए एक दस्तावेज में इसकी पुष्टि की गई। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि चीन की अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा के बाद ये कदम उठाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ट्रंप ने चीन पर 20% टैरिफ लगाया था। इसके बाद जब ट्रंप ने सारी दुनिया पर टैरिफ की घोषणा की तो चीन पर 34% टैरिफ और लगाया गया और अब लगे 50% टैरिफ के बाद कुल आयात शुल्क 104% हो गया है। इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को ही कह दिया था कि अगर चीन ने अमेरिकी सामान पर आयात शुल्क लगाने के फैसले को वापस नहीं लिया तो वह चीन पर 50% टैरिफ और लगा देंगे। वहीं ट्रंप के बयान पर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि वो अमेरिकी ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ अंत तक लड़ेगा। चीन पर अमेरिकी टैरिफ को बढ़ाकर 104% किए जाने की ट्रंप की घोषणा के बाद एशियाई शेयर बाजारों में फिर से हलचल मच गई है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 3.5% गिर गया, जबकि हांगकांग, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सूचकांक गिरावट के साथ खुले हैं। इसी बीच अमेरिकी सरकार ने ऐलान किया है कि मई से चीन से आने वाले सस्ते सामानों के छोटे पार्सलों पर भी अधिक टैरिफ लगेगा। इससे चीन की शीन और टेमू जैसी बड़ी कंपनियों को काफी नुकसान हो सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। भारत में सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत से एक बहु एजेंसी टीम अमेरिका गई है और अमेरिकी अधिकारियों के साथ सभी कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सूत्रों ने कहा कि बहुत अधिक संभावना है कि राणा को जल्द ही प्रत्यर्पित किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज और जंगीपुर इलाके में मंगलवार को वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। जिले के विभिन्न स्थानों पर सोमवार से ही इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन मंगलवार को जंगीपुर में यह हिंसक हो उठा। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 पर ट्रैफिक रोक दिया और मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया। भीड़ ने पुलिस के 2 वाहनों में आग लगा दी। बता दें कि प्रदर्शनकारी वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस बीच रघुनाथगंज थाने के एक पुलिस अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि फिलहाल कई इलाकों में तनाव है। अधिकारी का कहना था कि प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे की नाकाबंदी कर दी थी।
इसे हटाने के लिए मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद लोगों ने 2 वाहनों में आग लगा दी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्थानीय टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन से फोन पर बात की और उनको मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। वहीं विधायक ने पत्रकारों को बताया कि परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए वो बुधवार को स्थानीय लोगों के साथ बैठक करेंगे। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने परिस्थिति पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों से मदद लेने का सुझाव दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं मुर्शिदाबाद के डीएम और राज्य के मुख्य सचिव से राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय की मदद से इलाके में केंद्रीय बलों को तैनात करने का अनुरोध करता हूं। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति बुधवार को शांतिपूर्ण रही। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। पीटीआई के मुताबिक रघुनाथगंज और सुती पुलिस थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों खासकर जंगीपुर शहर और उसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा किसी भी गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए जंगीपुर उप विभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी निलंबित कर दी गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को अपनी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग पर आपत्ति जताई। शेख हसीना ने अपने संबोधन में कहा कि किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि बंगबंधु शेख मुजीब ने अवामी लीग के जरिए बंगाल के लोगों को एकजुट किया था और देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। शेख हसीना अपने लाइव सेशन के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस के पास देश चलाने के लिए कोई संवैधानिक आधार या जनादेश नहीं है। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस ने विदेशी धन के जरिए एक सुनियोजित योजना के तहत सत्ता हासिल की है। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सब कुछ छोड़कर देश छोड़ दिया है। संविधान के अनुसार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और संसद सदस्यों के चुने हुए उम्मीदवार के रूप में मैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हूँ। उनकी सत्ता यानी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की कोई वैधता नहीं है। आपको बता दें कि शेख हसीना इस समय भारत में है। बांग्लादेश में पिछले साल हुए उग्र छात्र आंदोलन के बाद अगस्त महीने में हसीना भारत आ गई थी और तब से बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 7 प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस ने इन 7 प्रस्तावों में एमएसपी, मनरेगा, गरीबी, आर्थिक असमानता और हिंसा सहित कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने अपने 7 प्रस्तावों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हुए ये बात कही। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा कि सरदार पटेल ने ही महात्मा गांधी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। आज फिर हिंसा और सांप्रदायिकता की यह विचारधारा धर्म का बंटवारा कर देश को नफरत की आंधी में झोंकने की साजिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे में सांप्रदायिकता के उन्माद को रोकने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल के मजबूत इरादों पर कांग्रेस फिर से संघर्ष को तैयार है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.